नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दोस्तों एसीपी और एमएसीपी किस तरीके से अभी हाल फिलहाल में पेंशनर्स को मिल रहे हैं और उसका ओआरओपी 3 के टेबल में किस तरीके से असर होगा वो समझाऊंगा दोस्तों। एसीपी 2006 से पुराने पेंशनर्स को लागू है और हाल फिलहाल में एसीपी के कोरिजेंडम पीपीओ जारी हुए हैं। जी हाँ, बकायदा लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा। और एमएसीपी 2006 के बाद के पेंशनर्स के लिए लागू है, वो तो कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो ही रहे हैं। जितने भी पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं उनको एमएसीपी लागू करके कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो रहे हैं दोस्तों। और एसीपी से आपको फायदा कितना होगा, एमएसीपी से कितना होगा, एसीपी या एमएसीपी कौन सा फायदेमंद है ओआरओपी 3 की टेबल में, वो सारी बातें भी आज के इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और कम्यूटेशन को लेकर के सरकार की खटिया खड़ी कर दी है पेंशनर्स ने। जी हाँ, इसके बारे में भी आज बताऊंगा। और माननीय एएफटी के अधिकार को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, उसका क्या प्रोग्रेस है वो भी बताऊंगा दोस्तों। तो इन विषयों को लेकर आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सोहनलाल द्विवेदी जी की एक मशहूर कविता के कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि उन पंक्तियों का आज के इस वीडियो के साथ संबंध है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने भी सुन रखा हो दोस्तों, आपने सुन रखा होगा। और आज का जो वीडियो है वो एसीपी से जुड़ा हुआ है। और एसीपी एक ऐसा विषय है जो 2006 से पुराने पेंशनर्स को लागू है। और आज भी अगर आप जागरूक हो, आज भी अगर आप कार्रवाई करें तो आपको एसीपी मिल सकता है। आज आपको एक लेटर दिखा के समझाऊंगा किस तरीके से अभी अभी पेंशनर को एसीपी लागू करके पीपीओ जनरेट किया गया है, पीपीओ निकाला गया है, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहला वही है मसला। सबसे पहले दोस्तों प्री 2006 को एसीपी ग्रांट कर दिया, पीपीओ भी निकाल दिया पीसीडीए ने, पर पेंशनर्स को पता ही नहीं चला अब ओआरओपी 3 में मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर को एसीपी लागू था, 2006 से पहले ही लागू था, 7 अगस्त 2003 को लागू था। उनको पता नहीं था, 2019 में जाके उनका पार्ट ऑर्डर होता है। यानी कि देखिए 2003 में जो चीज लागू था उस समय में नहीं मिला, 2019 में जाके पार्ट ऑर्डर हुआ। यानी कि होता है, हो सकता है, हाँ थोड़ा सा समय लगेगा। पुराना केस है, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, टाइम बार सैंक्शन लेना पड़ेगा, पार्ट ऑर्डर होगा, समय तो लगेगा, लेकिन हो सकता है, मिल सकता है दोस्तों। अभी हाल ही में मिला है, वो आगे आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा। और अभी फिलहाल मैंने एक आरटीआई डाला था कुछ दिनों पहले, ताकि आपको मैं एसीपी से जुड़ी हुई जानकारी दे सकूं। और उस आरटीआई का जवाब मुझे रक्षा मंत्रालय से मिला और जो लेटर मुझे भेजा गया उसी लेटर के तहत एसीपी लागू है। जी हाँ, ये सामने जो आरटीआई का आप जवाब देख पा रहे हैं, जो रक्षा मंत्रालय से मुझे भेजा गया है, सीधे मेरे नाम पर भेजा गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और इस जवाब में दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने मुझे 7 अगस्त 2003 का वही लेटर भेजा था, जिस लेटर के तहत एसीपी जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स में लागू किया गया था। अब जैसे वही वाला आप लेटर देख पा रहे हैं, 7 अगस्त 2003 का ये वही लेटर है जिस लेटर के तहत एसीपी को हमारे लिए लागू किया गया था। इसमें कई सारे प्रावधान हैं। अगर आपका 10 साल सर्विस है, हो चुका है, आप अगर 7 अगस्त 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं, 10 साल सर्विस कंप्लीट है, आप सिपाही का पेंशन ले रहे हैं तो आपको नायक का पेंशन मिल सकता है। या तो आपकी सर्विस अगर 20 साल से ऊपर हो चुकी, आप नायक का या सिपाही का पेंशन ले रहे हैं, आप 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं, आपको हवलदार का एसीपी लागू है। तो इस बीच के जितने भी पेंशनर हैं वो एसीपी लेने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ग्रीवेंस किस तरीके से डालना है उसके लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा। ये सामने आप जो एक लेटर, एक खाका देख पा रहे हैं, एक ब्लैंक फॉर्मेट है और इस खाके में, इस फॉर्मेट में मैंने वो सब कुछ लिख दिया है जो आपने लिख करके सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है। आप अगर 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं तो आपने ये ग्रीवेंस डालना है। सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, दिस ग्रीवेंस में प्लीज बी फॉरवर्डेड टू, यहाँ पर आपका रिकॉर्ड ऑफिस का नाम लिखना है। आरटी रिकॉर्ड, सिग्नल रिकॉर्ड, ईएमई रिकॉर्ड, जो खाली जगह है वहां आपका रिकॉर्ड ऑफिस का नाम लिखना है। आगे पूरा अंग्रेजी है, आई नंबर, आपका आर्मी नंबर, आपका रैंक, आपका नेम आएगा, आगे आपका एनरोलमेंट का डेट और उसके बाद अगला आपका रिटायरमेंट का डेट आएगा, उसके बाद आपका पीपीओ नंबर आएगा और उसके बाद जो खाली जगह है वहां पर आपने कितना साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं ये लिखा रहेगा। उसके बाद बाकी अंग्रेजी जैसा था वैसा सेम लिख करके आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए, या तो फिर इसी का स्क्रीनशॉट लेकर भी उसका फॉर्म फिलअप करके भी आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल सकते हैं।
आपको अगर एसीपी लागू है, नहीं मिला है, तो आपको एसीपी मिल सकता है। दोस्तों आपको मैं एक लेटर दिखाना चाहूंगा, जिस लेटर के तहत अभी अभी एसीपी लागू करके पेंशनर का कोरिजेंडम पीपीओ निकाला गया है। उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस का यह लेटर है, पेंशनर को एड्रेस किया गया है और इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को यह जानकारी दी कि उनका एसीपी लागू करके कोरिजेंडम पीपीओ निकाल दिया गया है। दोस्तों एसीपी 2006 से पुराने पेंशनर्स को लागू था, उसके बारे में इस लेटर में जानकारी दी गई। 6 सितंबर 2024 का यह लेटर है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये पेंशनर रिटायर्ड तो थे 2008 में, लेकिन उनका जो एमएसीपी उनको लागू नहीं था, क्योंकि उनका 16 साल सर्विस पूरा नहीं हो रहा था जब वो रिटायर हुए थे। लेकिन उनको 10 साल सर्विस पूरे होने की वजह से एसीपी नायक मिल चुका था 7 अगस्त 2003। देखिए अब इन पेंशनर का पार्ट टू ऑर्डर 2019 में हुआ। देखिए एसीपी का पार्ट टू ऑर्डर 2019 में हुआ, लेकिन फिर भी उनको एसीपी नायक के हिसाब से पेंशन नहीं मिल रहा था। देखिए ये कब के रिटायरी है, ये रिटायरी है 2008 के, और इनको एसीपी लागू था 7 अगस्त 2003 को। लेकिन 7 अगस्त 2003 को जो एसीपी लागू था उसका पार्ट ऑर्डर हुआ 2019 में। इसका मतलब बनता है आज भी अगर आप जागरूक बने, आपको लागू है और ग्रीवेंस डालें तो आपको एसीपी आज भी मिल सकता है। हाँ समय लग सकता है, आपका टाइम बार्ड सैंक्शन लगेगा, बहुत सारा प्रोसेस होगा, हो सकता है साल भर भी लग जाए, लेकिन आपको एसीपी मिलेगा दोस्तों। और इन पेंशनर का अभी देखिए 27 अगस्त 2024 को कोरिजेंडम पीपीओ निकल गया स्पर्श की तरफ से एसीपी लागू करके। तो बड़ी बात है, अब उनको ओआरओपी 3 में भी नायक के हिसाब से पेंशन मिलेगा, नायक के हिसाब से पेंशन में फायदा मिलेगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रखें, आप अगर कोशिश करें तो आपकी हार नहीं होगी, आपको भी एसीपी मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। कम्यूटेशन रोकने के लिए एएफटी में केस की भरमार, अब केंद्र सरकार का आदेश बचा हुआ है। जी हां दोस्तों, माननीय एएफटी में बहुत सारे पेंशनर्स जा रहे हैं कम्यूटेशन की अवधि को कम कराने के लिए, और माननीय एएफटी द्वारा भी आदेश दिया जा रहा है पेंशनर्स के फेवर में। हालांकि यह अंतरिम आदेश है, आगे सुनवाई चलेगी, उसके ऊपर फाइनल डिसीजन जब आएगा तब आएगा। लेकिन अभी फिलहाल रिकवरी को रोकने का आदेश माननीय कोर्ट द्वारा दिया जा रहा है। जी हाँ, ये कुछ आदेश आप सामने देख पा रहे हैं। ये सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हवलदार जवाहर प्रसाद जी का, यहाँ पर माननीय कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 3 सितंबर 2024 को यह आदेश दिया है, जिसमें रिकवरी बंद करने को लेकर के, रिकवरी बंद किया जाए ऐसा आदेश माननीय कोर्ट ने सुनाया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ओरिजिनल कॉपी है यह ऑर्डर का। अगला आपको दिखाऊं, एक सिपाही कृष्ण कुमार जी का है, ये आप देख पा रहे हैं सिपाही कृष्ण कुमार जी का वही आदेश है, उसी तरीके का सेम आदेश है, जिसमें माननीय कोर्ट ने उसी लहजे में, उसी लाइन में लिखा है कि रिकवरी, अभी जो रिकवरी चल रहा है उसको बंद किया जाए। उसी तरीके का ये तीसरा आदेश आप देखिए हवलदार हर्षपति जी का है, जिसमें उसी तरीके का आदेश देते हुए माननीय कोर्ट ने इनके केस में भी रिकवरी बंद करने का आदेश दिया है। तो अभी कोर्ट केस की भरमार हो चुकी है, बहुत सारे एएफटी में केस किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब भारत सरकार की बारी है। जिस तरीके से हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ने केस की संख्या कम करने के लिए, केस की संख्या ज्यादा ना हो जाए इस बात को मद्देनजर रखते हुए रिकवरी को बंद करने का सबके लिए आदेश सुनाया था, उसी तरीके से अब भारत सरकार से अपील है, क्योंकि अब केस की संख्या बढ़ रही है, अब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे माननीय एएफटी में। तो अब भारत सरकार को भी सामने आकर के फिलहाल के लिए रिकवरी जो है 10 साल से ऊपर या 11 साल से ऊपर जिनका भी रिकवरी हो रहा है, उनका रिकवरी कम्यूटेशन का बंद करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। लगातार जागरूक होते पेंशनर्स, पहले पेंशनर हवलदार का पेंशन, अब नायब सूबेदार का पीपीओ जारी। अब ओआरओपी 3 में 24,763 के बजाय 26,825। जी हाँ दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स हैं जिनको एमएसपी लागू है लेकिन नहीं मिला है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, बताने वाला अभी तक कोई था ही नहीं। लेकिन जब वो जागरूक हो रहे हैं तो उनका अब पेंशन में बढ़ोतरी भी हो रही है, उनको बढ़ा हुआ पेंशन भी मिलने लगा है, और साथ ही साथ अब ओआरओपी में भी, ओआरओपी 3 में भी फायदा मिलेगा। किस तरीके से फायदा मिलेगा, एक पेंशनर जिनकी बात मैं कर रहा हूं, उनका 24,763 होना था ओआरओपी 3 में, लेकिन अब हो जाएगा 26,825। कैसे होगा, आगे उनका पीपीओ दिखाऊंगा। सबसे पहले उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, उसको सुन लीजिए। जैन सर, मैं एक सोल्डर भीमलाल प्रधान, मैं 2020 अगस्त में रिटायर आया था, तब से लेके अभी तक मेरा एमएससीपी नायक सूबेदार क्लेम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने यूट्यूब चैनल पे सैनिक पाठशाला का वीडियो देखा, और उस वीडियो के जरिए मुझे पता चला कि सीपी ग्राम में रजिस्ट्रेशन कैसे करना, ग्रीवेंस कैसे डालना है। तो मैंने उसी वीडियो के माध्यम मैंने सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाला, और मेरा आज एमएससीपी नायक सूबेदार क्लेम हो गया और पीपीओ भी जनरेट हो गया है। तो दोस्तों आप सबने देखा कि सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं,
वो अपना अधिकार ले रहे हैं जो उनको मिलेगा। और मेरा वादा है, मेरी ये मुहिम है कि जानकारी के अभाव से आपको नुकसान ना हो। अब उनका पीपीओ आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं, हवलदार भीमलाल प्रधान जी का पीपीओ है। और ये वाई ग्रुप के 24 साल कंप्लीट करके पेंशन आए थे अगस्त 2020 में। और उनका पेंशन दोस्तों, अगर आप नीचे उनका पेंशन, उनका पे लेवल 06 हो गया अभी, यानी कि उनको एमएससीपी एडजस्ट कर दिया गया है। और पे जो पेंशन उनका था 24,225 था, अब बढ़कर 25,050 हो गया है। अब उनको ओआरओपी 3 में 26,825 रुपए मिलेगा दोस्तों, यानी कि उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो गया है। अब ये एमएससीपी लागू हो जाने की वजह से इस बार का जो कोरिजेंडम पीपीओ निकला, उसकी वजह से अब ओआरओपी 3 में उनको नायब सुधार के हिसाब से 24 साल वाले का 26,825 रुपए का जो है पेंशन मिला करेगा, जो कि एक बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एएफटी को अवमानना का अधिकार देने के लिए रक्षा मंत्रालय पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। जज साहब ने लगाया लताड़, साथ में कारण बताओ नोटिस भी। जी हां दोस्तों, आप सबको पिछले दिनों एक केस चला था जिसमें माननीय जो एएफटी हैं उनके पास जो कंटेम्प्ट का अधिकार है कि नहीं, उसको लेकर सुनवाई चली थी लगभग 10 साल। चलिए एक रिपोर्ट दिखाता हूं दोस्तों। ये अमर उजाला की खबर है और बेहद संजीदा खबर है, एएफटी से जुड़ी हुई खबर है। एएफटी को अवमानना का अधिकार देने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची सरकार, दिया ये आदेश। दोस्तों पिछले दिनों माननीय एएफटी ने एक आदेश पास किया था कि जितने भी जो डिफेंस पेंशनर के जितने भी लंबित फैसले हैं, यानी कि जो फैसले माननीय कोर्ट द्वारा दे दिए गए, माननीय एएफटी ने फैसला दे दिया कि इनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, इनको एमएससीपी मिलेगा, या जो भी फैसले हैं माननीय कोर्ट ने दे दिए, लेकिन उनको सरकार ने लागू नहीं किया, रक्षा मंत्रालय ने लागू नहीं किया। तो वैसे केसेस में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, जो अवमानना का जो केस चलाने का अधिकार होता है, वो एएफटी के पास है कि नहीं, इसके ऊपर लगभग 10 साल सुनवाई के बाद माननीय कोर्ट ने, माननीय एएफटी ने ये जजमेंट दिया था कि कोर्ट के पास ये अधिकार है, यानी कि माननीय एएफटी का अधिकार क्षेत्र बढ़ गया था। अब इसके खिलाफ भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पहुंच गई है दिल्ली हाईकोर्ट, जिसमें माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं भारत सरकार को फटकार लगाने का, उनको नोटिस देने का काम किया है। आप यहां पर देखेंगे दिल्ली हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से पूछा कि क्यों दायर की अपील, जिन अधिकारों का माननीय कोर्टों का जो अधिकार है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का या अवमानना का जो अधिकार है, उस अधिकार के खिलाफ आप दिल्ली हाईकोर्ट क्यों आए, आपने किसके गाइडलाइन में, किसके कहने पर ये याचिका यहां लगाई। इस तरीके से कड़े सवाल करते हुए माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं इस केस के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है सरकार के सामने, जो आगे आने वाले दिनों में सुनवाई तो होगी, लेकिन माननीय कोर्ट का कड़ा रुख देखते हुए ये क्लियर हो जाता है कि माननीय एएफटी के पास जो कंटेम्प्ट का अधिकार है वो जरूर बना रहेगा दोस्तों, और बना रहना भी चाहिए, ताकि सरकार जो भी कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए हैं उनको लागू ना करे तो सरकारी महकमे के खिलाफ माननीय एएफटी द्वारा ही कंटेम्प्ट का केस चलाया जा सके, जो कि एक बड़ा अधिकार माना जाएगा दोस्तों। जो कोर्ट के अधिकार हैं, उन अधिकारों के खिलाफ सरकार को क्यों जाना दिल्ली हाईकोर्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय एएफटी का जब गठन हुआ है तो एएफटी के पास इतने अधिकार तो होने ही चाहिए कि वो अपने जो आदेश हैं उनको लागू करवा सकें। जी हाँ, और दोस्तों अब आपको बता दूं कि अगर एसीपी में किसी को मान लीजिए एसीपी नायक मिलता है और किसी को अगर एमएससीपी नायक मिलता है, एमएससीपी में अगर एमएससीपी नायक मिलता है तो दोनों का ओआरओपी में बराबर का फायदा होगा। जी हाँ, क्योंकि ओआरओपी में हमें जो फायदा मिलता है वो रैंक के हिसाब से मिलता है। अब एक एसीपी मिले हुए नायक हो या तो फिर एमएससीपी मिले हुए नायक हो, नायक तो नायक ही हैं, तो ओआरओपी 3 में उनको नायक के हिसाब से फायदा मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको चाहे एसीपी मिले चाहे एमएससीपी मिले, दोनों में से एक मिलना जरूरी है, तब जाकर के आपको ओआरओपी में या ओआरओपी 3 में फायदा, काफी फायदा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।